मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, वालेकुम सलाम। ठीक है। असद, अभी और स्टूडेंट आए तो उनको ऐड करो सर। मैं जो भी क्विज से रिलेटेड जो भी हमें डिस्कशन करना है ना, हम एंड में, लेक्चर्स के एंड में जो है ना 5 मिनट्स हमारे पास बचेंगे, हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो भी सवालात आप लोगों को करने हैं। मिनट। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो है क्या क्या चीज़ें देखी थी? कल हमने देखी थी कि हमने स्केलर वेक्टर से स्टार्ट किया था और स्केलर वेक्टर्स के दरमियान डिफरेंस देखा था। हमने ये वेक्टर के लिए हमारे पास ये था कि वेक्टर में हमारे पास अगर कोई क्वांटिटी, अगर जिसको हम वेक्टर कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर वो वेक्टर एडिशन यानी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। तो हमने उसमें एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट की बात की थी। ठीक है, ठीक है। स्केलर्स में हमारे पास क्या होता है? स्केलर्स में हमारे पास नंबर या उसका जो है यूनिट होना जरूरी होता है। इन फिजिक्स में हमारे पास जो है हम यूनिट लाजमी यूज करते हैं, लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें जो है हमें जस्ट नंबर की जरूरत होती है, इसलिए हम उस क्वांटिटी को जस्ट क्या कह रहे होते हैं? स्केलर कह रहे होते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हम उस क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। इसी तरीके से वेक्टर की बात करें तो मैथमेटिक्स में हम उस चीज को वेक्टर कह रहे होते हैं, लेकिन इन फिजिक्स हम उसको क्या कह रहे होते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि वहां पर हम कुछ रूल्स होते हैं वेक्टर एडिशन के जो हम उसको ओबे करवाते हैं। हमने जो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन के क्या थे, कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसको हमने देखा था। इसके अलावा हमने फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी कि किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं। अगर बोल्ड फेस में हो तो वेक्टर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इसके एरो हेड के लिए भी लिखा जा सकता है। ये एरो हेड हमें क्या बता रहा था? इसलिए इसकी जो डायरेक्शन है, आपके पास ये वाला पॉइंट टेल था, ये वाला पॉइंट हेड था, और जिस तरह इसकी डायरेक्शन थी उसी तरीके से हम वेक्टर पॉइंटेड टूवर्ड्स वेक्टर की डायरेक्शन को हम बता रहे थे। ये ठीक है, ये टेल यानी इनिशियल पॉइंट कहलाता है, ये हेड टर्मिनल पॉइंट कहलाता है। हमने वेक्टर्स को और बहुत अच्छे तरीके से कैसे डिस्क्राइब किया था? अगर दो पॉइंट्स हैं, अब मेरे पास जाने का रास्ता कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं जिगजैग फॉर्म में जाऊं या मैं किसी भी तरीके से जाऊं, बस मुझे पहुंचना यहाँ तक है। तो ऐसा डिस्टेंस जो कि एक ऑर्बिटरी डिस्टेंस हो, जो एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ना हो, उसकी कोई भी पोजीशन हो, किसी भी तरह का हो, जिगजैग हो या इस तरह का हो, साइन वेव हो, तो ऐसा डिस्टेंस क्या कहलाता है? अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाऊंगी तो ऐसा फासला क्या कहलाता है? आपके पास सिंपल डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस, उसमें कोई एक खास आपके पास डायरेक्शन नहीं है, उसके हर पॉइंट पे देखो अब डायरेक्शन आपके पास चेंज हो रही है। तो ऐसे ही क्वांटिटी को हम क्या कह रहे होते हैं? इस डिस्टेंस को स्केलर कह रहे होते हैं। लेकिन वेक्टर की अगर हम बात करें तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जाने के लिए मैं एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक खास डायरेक्शन है, सिर्फ बी, फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ए टू बी। तो मेरी डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है। तो यहाँ पर मेरे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मैंने अपनी सेट कर ली यहाँ से यहाँ जाने में। तो जो फासला मैंने तय किया वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो असल में क्या होगी? उसकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स जो है इक्वल कब होते हैं? जब उनकी डायरेक्शन सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है। हमारे पास इसके इनिशियल पॉइंट्स की कोई वो, यानी अगर दो वेक्टर, एक वेक्टर मेरे पास जो है यहाँ है और एक वेक्टर यहाँ बना हुआ है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए वेक्टर हमारे पास 4 एम्पलीट्यूड का है, 4 यूनिट का है, इसी तरीके से बी वेक्टर भी 4 यूनिट है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम ये कहेंगे कि दोनों वेक्टर्स इक्वल है। इसी तरीके से अगर कोई वेक्टर
फॉर एग्जाम्पल अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास ये वेक्टर है, इसी तरीके से मैं इस वेक्टर को रोटेट कर दूं 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, दूसरा वेक्टर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। कैसे, ये देखिए यहाँ पर ये आपके पास, तो ये क्या लाता है हमारे पास, जब हम एक वेक्टर को 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं, यानी उसका इनिशियल पॉइंट रोटेट करने के बाद टर्मिनल पॉइंट बन जाता है, और जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो इनिशियल पॉइंट बन जाता है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। और फिर हमने देखी थी कि अगर हम दो वेक्टर्स को प्लस करवा रहे होते हैं तो हमारे रिजल्ट में हमें एक न्यू वेक्टर मिलता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है, मैंने आप लोगों से बात की थी कि मैंने एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ मूव कर रही थी, अब मैं मूव करने यहाँ आई, ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, तो ये सी वेक्टर होगा, ये ए, ये बी, ठीक है, क्योंकि जाहिर है यहाँ से यहाँ तक का फासला मुझे फाइंड करना पड़ेगा ना, तो क्या होगा, सी असल में सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक। फिर मैंने आपसे बात की थी कि डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें, डिफरेंस हमारे पास कब कैलकुलेट होगा, जब आपके पास एक वेक्टर नेगेटिव हो जाए, ठीक है, या फिर आपस में वो दोनों वेक्टर्स इक्वल हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कंडीशन हो ए प्लस और ये वेक्टर आपके पास क्या हो, नेगेटिव हो, तो ये आपके पास डिफरेंस आ जाता है। आप सम करके इसको लिख रहे हो, लेकिन ये असल में कैसे होगा, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, सम की फॉर्म में भी, और ये आपसे इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा और ये दो वेक्टर्स का सम हो जाएगा, जिसमें एक वेक्टर आपके पास क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर हमने यहाँ देखा था कि हमारे पास एक वेक्टर नल वेक्टर कब होता है, जब वो इक्वल वेक्टर्स हों, यानी आपने अगर आप इसी की बात कर लें, दोनों वेक्टर्स जो है क्या है, डिफरेंस ले रही हूं मैं, और अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि a इज इक्वल्स टू बी, और मैं निकालना चाह रही हूँ इन दोनों वेक्टर्स का क्या डिफरेंस निकालूं, तो मेरे पास क्या आएगा, इस वेक्टर का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जब 0 आएगा तो ऐसे वेक्टर हमारे पास नल वेक्टर कहलाता है, ठीक है। और अगर मैं द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए बाय स्केलर एम इज, अगर मैं किसी वेक्टर प्रोडक्ट को, किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, तो मैं इसको कैसे लिख सकती थी, मैंने इसको इस तरह लिखा था, m मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कोई भी जो है आपके पास, कोई भी स्केलर क्वांटिटी आप ले ले, m ले लें, o ले लें, p ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। और अ वेक्टर ऑफ अ वेक्टर विद डायरेक्शन द सेम और ऑपोजिट ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस m इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास अगर ये चीज आपके पास 0 हो जाती है, तो आपके पास इसका भी आंसर क्या होता है, 0 आ जाता है। इट मींस, इसका मतलब है कि इसको मैं किसी स्केलर को किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवा रही थी, तो मुझे रिजल्ट में भी वेक्टर क्वांटिटी मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर m की 0 हो जाए तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये भी चीज 0 हो जाएगी, तो इट मींस ये भी आपके पास नल वेक्टर हो जाएगा। और हमारे पास जो है, जो आंसर है इस प्रोडक्ट का किस पे डिपेंड कर रहा होता है, इसके स्केलर की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर ये प्लस है तो हमारे पास रिजल्ट में पॉजिटिव वेक्टर मिल रहा होगा, अगर ये माइनस में होगा तो नेगेटिव वेक्टर मिल रहा होगा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ नेगेटिव ऑफ वेक्टर की, हमने 180 डिग्री रोटेट किया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। फिर हमने कुछ लॉज देखे थे, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन और एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने देखा था कि हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर हमारे पास, हमने देखा क्या कि कोई भी वेक्टर अगर है इटसेल्फ, अगर मेरे पास ये यूनिट वेक्टर को की रिप्रेजेंटेशन वैसे तो ऐसे होती है, लेकिन अगर मैं एक वेक्टर ले रही हूँ a, ठीक है, मैं इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाह रही हूँ, तो मैं कैसे करूंगी, मैंने इसके यूनिट वेक्टर के लिए स्मॉल a का यूज किया, ठीक है, और उसके ऊपर मैं कैप लगाती हूँ। तो कोई अगर यूनिट वेक्टर मुझे फाइंड करना है, ठीक है, अच्छा, यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर ही होता है, इज अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। इफ a is a vector with magnitude a, then a divided by a is a unit vector having the same direction as a। यानी वो कह रहा है कि आपके पास होता क्या है कि यूनिट वेक्टर कैसा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों की सेम होती है, ठीक है। किसी भी वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं तो उसका उस वेक्टर की, उस यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है इटसेल्फ उसी वेक्टर की डायरेक्शन के सेम होगी, ठीक है। और अगर मुझे कोई यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो मैं क्या करती थी, वेक्टर को, जिस वेक्टर का मैंने यूनिट वेक्टर ले रही हूँ उसी वेक्टर को लेके उसके मैग्नीट्यूड से क्या करती थी, डिवाइड कर देती थी। ये लिखा हुआ फॉर्मूला आपके पास, ठीक है।
और अगर मुझे वेक्टर फाइंड करना है तो मैं क्या करती थी, मैग्नीट्यूड को ले जाकर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये भी लिखा फॉर्मूला आपके पास, अगर मुझे वेक्टर फाइंड करना है, ये वेक्टर है, ठीक है, और ये आपके पास मैग्नीट्यूड है, ए रिप्रेजेंट है मैग्नीट्यूड के लिए। फिर हमने रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शनल फॉर्म देखी थी कि अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल जो है ये है एक्स वाई जी पर के जो क्या होगा, जो एक्स वाई जी की अलोंग जो आपके पास यूनिट वेक्टर आपको मिलता है, आप उसको आई कह रहे होते हो। इसी तरीके से वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर मिल रहा होता है जे कहते हो। जेड डायरेक्शन में जो आपको यूनिट वेक्टर मिल रहा होता है उसको आप के कह रहे होते हो, ठीक है। फिर हमने और चीजें देखी थी कि कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर यूनिट, अच्छा ये जो कहलाते हैं ये आई जे के, ये असल में रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं। इनको रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड असल में किसी भी वेक्टर के क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा वेक्टर यहाँ ड्रॉ हुआ है, अगर मैं इसका एक्स अगर फॉर एग्जांपल मेरा ये वेक्टर है, तो मैं अगर इसका जो है क्या ड्रॉ करना चाहूंगी, अगर मैं इस वेक्टर्स को इसके कंपोनेंट्स में यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अगर डिवाइड कर देती हूँ, तो एक मेरे पास एक्स डायरेक्शन में होगा, फिर यहाँ से एक वाई डायरेक्शन में होगा, ठीक है, फिर एक मेरा यहाँ जेड डायरेक्शन में होगा। ये ए जेड था, ये ए वाई था, या मैं कहूँ कि ये A2 था, और ये A3 था, और ये मेरे पास जो है AX और A1 था, ठीक है। ये चीजें कल हमने डिस्कस की थी, और मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है तो मैं क्या करती हूँ, इसको इसको और इसको तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का सम कर देती हूँ, तो मुझे रिजल्ट में ये फॉर्मूला मिल रहा था, ठीक है। किसी वेक्टर का अगर मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो मैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड कर दूंगी। आई जे के क्या है, इन वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि हमारे पास अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो उसी वेक्टर का, तो हम उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम ले लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा था। ये तो किसी भी वेक्टर के लिए हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं किसी पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर को फाइंड करना चाहूँ, अगर मैं मूव कर रही हूँ सर्कल में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इसको मैं आर कह रही हूँ, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसका पॉइंट, उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी आर, तो मैं उसको कह देती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, असल में पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर हमें क्या बता रहा होता है, किसी भी पार्टिकल किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा होता है स्पेस में थ्रू कोऑर्डिनेट सिस्टम, के वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको फिर उसके कंपोनेंट्स में हमने लिख दिया, रेक्टेंगल कंपोनेंट्स में, और अगर हमें उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हमने वही ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, उसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट के स्क्वायर्स का सम लेकर उसका स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। फिर हमने स्केलर फील्ड को डिफाइन किया था। स्केलर फील्ड्स में हमने बात की थी टेम्परेचर को लेके, अगर रात स्पेस में टेम्परेचर हम किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं तो हम हमारे पास स्केलर फील्ड कैसी हो सकती है। हमने ये भी बात देखी थी कि वेक्टर हो या स्केलर फील्ड हो हमेशा इंडिपेंडेंट होती है टाइम की, और अगर स्केलर फील्ड जो है आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है तो हम इसको क्या कहते हैं, स्टेशनरी और स्टेडी स्टेट स्केलर फील्ड, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास दैट स्केलर फील्ड हैज बीन डिफाइंड इन ए, यानी हम स्पेस में कोई भी रीजन ले ले, कोई भी रीजन ले रहे और किसी भी पॉइंट का हम जो है क्या करें, किसी भी पॉइंट पे हम क्या फाइंड करना चाहें, अगर फाई को फाइंड करना चाहें, फाई फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर जगह का आपके पास डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे हम फाइंड कर सकते हैं इसको, तो ये कहलाती है आपके पास स्केलर फील्ड। इसी तरीके से हमने वेक्टर फील्ड को डिस्कस किया था कि जाहिर है वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मैं इसको लेकर देखूं, इफ द वेक्टर एट एनी पॉइंट, अगर वेलोसिटी मेरे पास किसी भी पॉइंट पे है विद अ मूविंग फ्लूइड इज नोन एज सर्टेन टाइम, देन अ वेक्टर फील्ड, इस वेक्टर फील्ड को हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, उसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट में। और वेक्टर फील्ड ये भी क्या होती है, इन टाइम इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए इसको स्टेशनरी स्टेट और वो कह रहे होते हैं स्टेशनरी स्टेडी स्टेट वेक्टर फील्ड। दूसरी बात हमने ये की थी, अगर कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड है किसी रीजन में लाई कर रहा है स्पेस के, तो वो उसका ताल्लुक किससे होता है, किसी भी वेक्टर से होता है, ठीक है। और उस वेक्टर को हम क्या कह रहे होते हैं, उस वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन, ठीक है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये एक इस पूरे स्पेस में एक रीजन ले लिया और मैंने जो है अपने पोजीशन की बात की, ठीक है, तो ये जो वेक्टर होगा क्या होगा, असल में फंक्शन होगा उस पॉइंट का, उस पोजीशन का, उस ऑब्जेक्ट का जहां पर वो उसकी पोजीशन होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी। फिर हम आ गए थे अपनी किसकी तरफ, हम आ गए थे फौरन अपनी सॉर्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक है। तो ये हमने स्टार्ट किया था, ये सॉर्ट एग्जांपल सॉल्व हुई हुई है। अच्छा मैं आप लोगों से जो है चीजें तमाम शेयर कर दूंगी।
कि क्या करना है, कैसे करना है, बता दूंगी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सवाल था कि ये क्वांटिटीज गिवन थी, हमने इसमें जो है सब अलग अलग चीजें कर ली थी कि स्केलर कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी थी। वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास सिर्फ 3 थी, ये वाली थी और हमारे पास ये वाली थी और ये वाली थी, ठीक है। और बाकी सब इसमें स्केलर क्वांटिटीज थी। फिर हमने यहाँ पर आ गए थे कि हमारे पास 2 ए और बी सेक्शन दिया हुआ था, ए और बी पार्ट दिए हुए थे। फर्स्ट पार्ट में अगर वो बोल रहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लग रही है 10 लैप्स की, ठीक है। फोर्स क्या आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है और वो कह रहे हैं कि कितनी लैप्स की, यानी हमें मैग्नीट्यूड दे दिया है। ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एम को मैं मैग्नीट्यूड से प्रेजेंट कर रही हूँ और ये मुझे डायरेक्शन दी हुई है। किस डायरेक्शन में दिया हुआ है मेरे पास, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हमारे पास नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ, वेस्ट यहाँ और ईस्ट यहाँ। अब वो कह रहा है कि ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी आपको मूव करना है यहाँ से यहाँ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, यानी ईस्ट के नॉर्थ में। फिर हमने इसीलिए हमने यहाँ से इसका एंगल बनाया है, ठीक है, 30 डिग्री का। अगर सेकंड पार्ट में कह रहा है वो कि अ फोर्स ऑफ 15 लैप्स इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अच्छा, यहाँ तो हमें जो है ना, देखो हमें अब सवाल में उन्होंने 10 लैप्स दिया, 15 लैप्स दिया। हमने एक यूनिट को हम क्या करते हैं, कुछ मेजरमेंट करते हैं, कुछ स्केलिंग करते हैं कि हमने कहा कि हमारा स्केल का जो एक यूनिट है वो कितने के बराबर है, 5 लैप्स के बराबर है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पर इसको 1 कह दिया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इसको मैंने 10 कह दिया और यहाँ पर मैंने इसको 15 कह दिया, ठीक है। तो अगर मैं 15 कह रही हूँ, वो कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 15 लैप्स इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब मेरा पॉइंट कहाँ है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है। अब वो कह रहा है मेरा ऑब्जेक्ट जो है जिसपे वो फोर्स लग रही है वो किस तरफ मूव कर रहा है, नॉर्थ के ईस्ट में मूव कर रहा है 30 डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से एंगल बनाऊंगी, क्योंकि उसने डायरेक्शन क्या कही है, नॉर्थ के ईस्ट की तरफ। अगर वो बोलता है नॉर्थ के वेस्ट में तो यहाँ से बनता है मेरे पास, ठीक है, नॉर्थ के वेस्ट से। और अगर वो कहता कि साउथ ऑफ ईस्ट तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट यहाँ आता और यहाँ से जो है आपके पास डायरेक्शन होती। एरो की डायरेक्शन शो करता है आपके पास एंगल आपने कहाँ से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये चीजें थी यहाँ पर हमने डिस्कस की थी। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर एक ऑटोमोबाइल है जो कि ट्रेवल कर रहा है 3 माइल्स का डिस्टेंस ड्यू नॉर्थ, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। इसमें इसने कहा कि हमने क्या बात की कि एक ऑटोमोबाइल 3 माइल्स का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो है एक यूनिट को 1 माइल के बराबर ले लिया है, ठीक है। 1 2 3, यहाँ 3 माइल्स आ रहा है, ठीक है, 3 माइल्स आ रहा है। ये कह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट पहले उसने मूव किया 3 माइल्स ड्यू नॉर्थ, देन फिर उसने मूव किया 3 माइल्स नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है पहले वो इस यहाँ पर मूव करेगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है, ड्यू नॉर्थ, यानी नॉर्थ पे मूव कर रहा है, कितना, 3 माइल्स। तो ये आपने मेजर कर लिया 1 2 3, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से स्केलिंग करके खुद ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसने कहा कि फिर उसने 5 माइल्स ट्रेवल किया है, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास हो गया 4, ये मेरे पास हो गया, मुझे मेजरमेंट यहाँ पर अजीब है, 4 यहाँ पर हो गया 5। फिर उसने यहीं से क्या किया, 5 जो है आगे मूव किया, ये इसको बड़ा करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इन्होंने बना दिया, यहाँ से किस तरफ मूव किया है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने नॉर्थ ऑफ ईस्ट मूव कर रहा है, ये मेरा नॉर्थ है, मेरा ईस्ट कौन सा होगा, ये वाला ईस्ट है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में मूव कर रहा है, तो ये यहाँ से, अब यहाँ मेरे पास मेरा इनिशियल पॉइंट ये हो जाएगा, ओरिजिन मेरा ये हो जाएगा। अब मेरे पास वेक्टर की पोजीशन चेंज हो रही है, अब मैं दूसरे वेक्टर को ड्रॉ करना चाह रही हूँ, क्योंकि वो क्या कह रहा है 5 माइल्स नॉर्थ ईस्ट। तो मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करूंगी और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन शो करूंगी कि यहाँ से अब यहाँ तक इसका फासला है। तो एक वेक्टर मेरे पास ये हो गया, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इसने क्या कही, इसने यहाँ पर कहा कि ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था 3 माइल्स। फिर इसने कहा कि अब वो वहीं से मूव करता है कितना, 5 मील्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब मुझे क्या करना है, इस तमाम डिस्प्लेसमेंट को मुझे क्या करना है, ड्रॉ करना है और इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। और पार्ट ए में ग्राफिकली इसको दिखाना है और पार्ट बी में फिर इसको एनालिटिकली हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये तो सिर्फ हमने ड्राइंग की है। अब मैंने क्या किया कि अगर आप ये देखो तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम फॉर्म्ड हो रहा है, यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया जहां पर ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसको ड्रॉ किया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मेरे पास क्या होगा, सेम होगा। फिर मैंने यहाँ तक ये मेरे पास आया, फिर मैंने इसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लिया।
ठीक है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी एक है, ये भी वेक्टर ए है, और अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो ये वेक्टर, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है आपस में पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली, तो ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा। ठीक, तो ये हमारे पास एक ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड हो गया है। अगर मैं देखूं तो ये आपके पास O है, ये आपके पास A है, ये आपके पास Q है, ये आपके पास R है, सॉरी ये P है, OPQR। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने O को Q से ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक रिजल्टेंट बन गया। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये B और ये A को मैं देखूं तो इसका रिजल्टेंट क्या बन रहा है, ये वाला रिजल्टेंट बन रहा है, और C क्या असल में सम है किसका, A प्लस B का। ठीक है, और यहाँ से मैंने ये एंगल ड्रॉ किया, ये मैंने इसको एक्सिस को मैंने ड्रॉ किया, मैंने आपसे कहा ये ईस्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, यहाँ पर मैंने अपना ओरिजिन पॉइंट बना लिया। अब मैंने गौर किया तो ये मूव कर रहा था इस तरह, तो मैंने देखा ये जो 90 डिग्री का एंगल था ये डिवाइड हो गया किसमें, 45 डिग्री के एंगल में। तो ये 45 अगर है तो नीचे वाला कितना होना चाहिए, क्या करूंगी 180 में से 45 को माइनस कर दूंगी, तो बाकी मेरे पास वो बचा हुआ एंगल आ जाएगा। 180 में से अगर मैं 45 डिग्री का एंगल माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये 135 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, कैसे, 180 माइनस 45, तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाना चाहिए, कितना होगा ये आ जाएगा आपके पास 135। क्यों आप ये कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है पूरा, ये पूरा कितने का होगा, ये 180 डिग्री का होगा। ठीक है, और ये इतना कवर कर चुका है, इतना पार्ट ये कवर, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल जो है ना ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल कितना है ये, अगर मैं ये बात करूं, एक मिनट, यहाँ पर मैंने अपना एक्सिस ड्रॉ किया ना, ये वाला एंगल 45 वाला डिग्री एंगल है, और ये जो है मेरा एक्सिस था, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, और मुझे ये वाला पार्ट मिल रहा है, ये मुझे पता है ये 180 डिग्री वाला है, इसकी मैं बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ इस एंगल की बात कर रही हूँ। अगर मैं इस एंगल को इसमें से माइनस कर दूं 180 में से 45, तो मुझे ये एंगल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बताइए जरा। अच्छा, अब ये जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने दी है यहाँ देख लेते हैं, वेक्टर ओपी ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए को, इसी तरीके से वेक्टर पी क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर बी को, इसी तरीके से ये यहाँ से यहाँ मैंने इसको ज्वाइन किया है ओ को क्यू से, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर सी को। और वेक्टर सी असल में क्या है, दोनों इन दोनों वेक्टर्स का क्या है, सम है, और ये क्या कर रहा है, एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, कौन सा, जिसमें ऐसा ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है जिसमें ये किसको फॉलो करेगा, रूल्स ऑफ वेक्टराइजेशन को। अब आपके पास क्या है कि ये O से Q तक का जो डिस्टेंस C है, यानी O Q असल में क्या है, रिजल्टेंट है, और एक तरीके से क्या है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल भी है, ये इस तरह है। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर A, तो ये भी वेक्टर A, ये आपकी लाइन जो है ना O थी फॉर एग्जांपल, ये A है, सॉरी ये P है, ये Q है, ये R है। अगर मेरी बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही थी, फिर फॉर एग्जांपल ये वेक्टर मैंने टेढ़ा नहीं ड्रॉ किया, मेरा सीधा ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ये B है, इसके पैरेलल साइड ये है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी B हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ये क्या है मेरे पास डायगोनल है, ये पैरेललोग्राम बन रहा है, और ये इसका डायगोनल मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है, C है, और C असल में क्या है, A प्लस B है, मैंने आपसे बात की। ठीक है, तो वो चीज़ें यही लिखी हुई हैं, और ये जो है असल में, ये जो है पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो असल में क्या है, हम इसको कह रहे हैं C, और C क्या असल में वो रिजल्टेंट वेक्टर है A प्लस B का। दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, ये एक पैरेललोग्राम लॉ फॉर्म हो रहा है, कैसे, द रिजल्टेंट वेक्टर OQ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग द डायगोनल फॉर अ पैरेललोग्राम OQPR हैविंग वेक्टर्स OA, OPA एंड OR। अच्छा, उसने ये बात कही कि आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है OQ, जिसको हम रिप्रेजेंट, ये वाला जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं C से, वो कैसे हम फाइंड करेंगे, जब हम यहाँ पर इसको इससे ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास जो है एक डायगोनल फॉर्म्ड हो जाता है, और वो डायगोनल क्या करता है, इस पूरे पैरेललोग्राम को जो दो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इससे हमें ये पता चला कि OP हो या हमारे पास ये QR हो, ठीक है,
ये वाले दोनों आपके पास किसके बराबर हैं? ये दोनों तो आपस में पैरेलल हैं, ये भी दोनों आपस में पैरेलल। अब यहाँ पर इसने बात की कि ओपी आपके पास क्या है? वेक्टर ए है। इसी तरीके से ओ आर कौन सा? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला किसके इक्वल है? बी के इक्वल है, ठीक है, एस साइड्स। तो ये आपके पास क्या है? वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो कर रहा है, फॉर अ पैरेललोग्राम लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं किस तरीके से उन्होंने की है। उन्होंने हमारे पास किस तरीके से, ये सारी ड्राइंग मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से हुई है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमारे पास हमने 1 माइल यूनिट ऑन वेक्टर ओ क्यू, ठीक है, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन किया। उसने ये कहा कि हमारे पास हमने क्या किया है कि 1 माइल ऑन वेक्टर ओ क्यू टू फाइंड द मैग्नीट्यूड 7.4 माइल। अब अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करती हूँ तो मैं क्या करूंगी? यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करने के बाद स्केल रखकर इसकी मेजरमेंट फाइंड करूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसकी कितनी लेंथ है। तो उसने यहाँ पर बता दिया कि तकरीबन वो कितनी है? 7.4 माइल्स है। स्केल रख के भी फाइंड कर सकती हूँ, और एक और तरीका भी है, पर उसका मेथड एक अलग हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने एंगल दे दिया, एंगल कौन सा? ई ओ क्यू। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। ई ओ क्यू इन्होंने बात की है, ये देखें यहाँ पर ये कह रहे हैं एंगल, एक मिनट, ई ओ क्यू इज इक्वल्स टू 6.15, यानी ये कह रहा है कि ये वाला एंगल कितने वाला हो जाएगा? 61.5, ठीक है। यूजिंग अ प्रोटेक्टर हमारे पास हमें ये एंगल पता चल गया, क्योंकि ये वाला भी पता चल गया और ये वाला भी पता चल गया। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पता करना चाह रही हूँ कि ये कितना होगा मेरे पास, ये वाला हिस्सा, तो मैं क्या करूंगी? डी रखूंगी इस डायरेक्शन में, और यहाँ से रख के इस पॉइंट को ओरिजिन मान के डी को यहाँ पर रखूंगी, और यहाँ से अपना एंगल डी के थ्रू निकाल लूंगी। द वेक्टर ओ क्यू जो कि 7.4 माइल है, और उसकी डायरेक्शन क्या है? 6.5, यानी इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना, ये वाला वेक्टर मेरे पास, ये वाला वेक्टर जो है सी, इस वेक्टर की डायरेक्शन को मैं निकाल लूंगी किस तरीके से? अपना डी रख के, यहाँ से एक तो मुझे लेंथ पता चल जाएगी, और डी रख के मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालूंगी। एनालिटिकल वर्टिकल मेथड क्या है कि किस तरीके से हमने ये जो सारी चीजें निकाली हैं इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है एक वो होता है, लॉ होता है, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करें एनालिटिकल में, ओपीक्यू डिटेक्टिंग द, वी हैव द लॉ ऑफ कोसाइन, ये कहलाता है लॉ ऑफ कोसाइन। इसको सही से हमें अच्छे तरीके से हमें ये समझ आएगा अगर हम दो वेक्टर्स का जो है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर्स का डिफरेंस का मैं क्या ले रही हूँ? मल्टीप्लाई कर रही हूँ दो वेक्टर्स को, तो मेरे पास रिजल्ट में जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको ये, और रिजल्ट में मेरे पास क्या मिलती है? रिजल्ट में मेरे पास एक क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, मैं इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देती हूँ कि ये क्या आ सकता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो कि जब दो वेक्टर्स आपस में, दो डिफरेंट वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, तो वो क्या होता है कि दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इनटू क्या होता है कि उनका उसमें कॉस थीटा आता है, क्योंकि दोनों पैरेलल क्या होते हैं? वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो जाते हैं। ये लॉ ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला हमारे पास आता है, ठीक है, लेकिन ये इस तरीके का होता है। अब हम क्या करते हैं कि इसको समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला हम यूज करें यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन का, सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इन, अच्छा एंगल कौन सा है? एंगल उसने बोला है ओ पी क्यू, ये वाला एंगल बोला है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक की लेंथ कितनी है? सवाल में लिखी थी 3 स्क्वायर, और इसी तरह 3 दी हुई थी, बी की कितनी दी हुई थी? 5, यानी ये वाली डिस्टेंस उसने क्योंकि नॉर्थ ऑफ ईस्ट मूव किया है तो वो बी 5 हो गया, ठीक। फिर यहाँ पर हमने कॉस कितना लिया? क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं? एंगल ओ पी क्यू, तो हमारे पास ये वाला एंगल हम रखेंगे, ठीक है, ये वाला ये वाला एंगल रखेंगे 135 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका, और फिर हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू ये आ रही है, आप देखें ये तकरीबन वैल्यू वही वाली आ रही है जो हमने स्केल से मेजर करके यहाँ निकाली थी, ठीक है। अब हम क्या यूज कर रहे हैं? लॉ ऑफ साइन, ठीक है। ये सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं जो ये यहाँ पर यूज होते हैं कि a डिवाइडेड बाय साइन, इसको हम एंगल अल्फा कह रहे होते हैं, इसको हम एंगल गैमा कह रहे होते हैं, इसी तरीके से एक और होता है जिसको हम बीटा कह रहे होते हैं, बी अपॉन समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये जो ओ क्यू पी है ये वाला एंगल है, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, ये वाला,
ओ क्यू पी। ओ क्यू पी, ठीक है। ये वाला एंगल यहाँ पर तो उसने इज इक्वल्स टू किसके है, सी अपॉन साइन एंगल ओ पी क्यू। फिर उसने ओ पी क्यू वाले एंगल की भी बात की है। यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो एक में 45 डिग्री यूज होगा, एक में आपके पास कुछ और यूज होगा। अब आपको कौन सा एंगल निकालना है, उसने उसने जो है कौन सा एंगल निकाला था हमारे पास, उसने एंगल हमारे पास निकाला था सवाल में, देन हमने इसने यूज किया ट्राइंगल ओ क्यू पी। ओ क्यू पी, क्योंकि हम कौन सा एंगल निकाल रहे थे असल में, ये बाहर वाला एंगल था ना, हम ये वाला एंगल निकाल रहे थे ओ क्यू पी, जो कि एक क्या फॉर्म्ड हो रहा है, ये फॉर्म्ड हो रहा है। तो हम ये वाला एंगल निकालना चाह रहे थे क्योंकि ये बाहर वाला एंगल था, अंदर से तो हमें इसका पता नहीं चल रहा था, तो हमने इसको जो है अपने किसे डी से मेजर किया था। तो यहाँ पर अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं साइन एंगल ओ क्यू पी। अब साइन एंगल ओ क्यू पी फाइंड करना है, इसको मैं इधर ले जाऊंगी तो ये एंगल यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आकर सी से डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपके पास ये फॉर्मूला आएगा। आपने एक ही वैल्यू पुट की, साइन एंगल यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये एंगल आई थिंक 135 है आपके पास, ठीक है। ये पुट किया, आपके पास ये वैल्यू आ गई, डिवाइड किया सी की वैल्यू से, आपके पास आंसर ये आ गया, ठीक है। और अगर जब आप इसका साइन इनवर्स लेंगे तो साइन इनवर्स आपके पास कुछ इस तरह जाके आएगा। और जब अगर आपके पास जो है ना ये आया है, ये आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे डिग्री में पूरी तरह, क्योंकि ये 35 इस वक्त किसमें दिया हुआ है, मिनट्स में दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर नीचे कैलकुलेट करके इसको नहीं बताया, इन्होंने ये टोटल करके ये बता दिया कि ये कितना होगा 61.35, क्योंकि ये मिनट्स तो अलग है ना, लेकिन ये तो क्या है आपके पास डिग्री में। ये डिग्री में अगर ये मैं 45 डिग्री वाला एंगल प्लस कर दूं, कौन सा वाला, अंदर वाला, ये वाला एंगल, क्योंकि ये वाला कितने वाला है, ये वाला एंगल एग्जैक्टली यही 135 का है। तो ये बचा आपके पास ये वाला, इसने क्या किया कि ये 16.15 जो कि ये एंगल हमारे पास अंदर वाला आ रहा था, ये वाला बचा हुआ, उसमें जो है 45 डिग्री का एंगल बाकी बचा हुआ प्लस किया, तो हमारे पास वो एंगल आ गया जो हमें चाहिए था, ठीक। अब हम मूव करते हैं, कुछ वेक्टर एडिशन के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपने जो है ना कम्यूटेटिव लॉ जो है यूज किया है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि साबित कीजिए, शो द वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव, यानी हमारे पास कौन सा पहला वाला लॉ दे दिया है जिसमें हमारे पास दो वेक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हो, तो क्या होगा कि आपके पास क्या ये वाकई जो हम दो वेक्टर्स को जब ऐड करवा रहे हैं तो साबित कीजिए कि वो कम्यूटेटिव है, ठीक है। दैट इज हमारे पास ये जो है क्या था, कम्यूटेटिव लॉ था कि a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के। हमने पीछे वाली फिगर को ही फॉलो किया है, ये वाली जो अभी हम कर आए हैं, ठीक है। ये क्या था आपके पास o, ये था आपके पास p, ये था आपके पास q, ये था आपके पास r, ठीक है। और इसका ये रिजल्टेंट था, ठीक है, c, ये साइड a थी, ये वेक्टर a था, ये b था, और ये भी आपस में पैरेलल थे तो ये भी a हो गया था, ये भी आपके पास क्या हो गया था, b हो गया था। अगर मैं सिर्फ इस ट्राइंगल को लूं तो मैं कहती हूँ मैं इन दो वेक्टर्स को प्लस कर रही हूँ, ठीक है। तो तब भी मेरे पास क्या आ रहा था, ओ पी प्लस ओ क्यू, मुझे रिजल्टेंट में क्या मिल रहा था, अगर यहाँ देखो ओ पी प्लस पी क्यू, ओ पी क्या है आपके पास वेक्टर ए है, और पी क्यू को प्लस करी थी, ओ पी को प्लस करूं पी क्यू को प्लस करूं तो मुझे क्या मिल रहा था, ये डायगोनल मिल रहा था, और ये किसके बराबर, ये क्या था ओ क्यू, ठीक है। और इसको मैं एज इट इज कैसे ले सकती हूँ, क्योंकि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो मुझे रिजल्ट में ये वाला वेक्टर मिल रहा था। इसी तरीके से अब मैं इसकी इस पार्ट की बात करती हूँ, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस ओ आर प्लस आर क्यू, जब मैं b को a में प्लस करती हूँ तो मुझे रिजल्ट में यही जो है डायगोनल मिल रहा था, जो कि किसके बराबर था, c के बराबर था। इसका मतलब है मैं चाहे a प्लस बी करूँ या b प्लस a करूँ, रिजल्ट में मुझे v वेक्टर ही मिल रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर मेरा ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ये क्या हो गया, इक्वल हो गया दोनों का, यानी ये प्रूव हो गया। फिर हम देखेंगे एसोसिएटिव के लिए, एसोसिएटिव के लिए हमने देखा कि हमारे पास जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमारे पास तीन वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये वाला है। अब यहाँ पर इन्होंने एक शेप ड्रॉ की हुई है, अब उसको देखते हैं इन्होंने कैसे सॉल्व किया है। इसमें ये कह रहे हैं कि ओ पी प्लस पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू, ठीक है, किसके बराबर है, ये वाला पार्ट, ये इसका डायगोनल है, ठीक है। a प्लस बी को हमने प्लस किया तो जाहिर है हमें
कुछ ना कुछ वेक्टर मिल रहा होगा जिसको उन्होंने शायद कुछ नाम दिया होगा। तो हमारे पास इन्होंने कहा कि O प्लस पी क्यू किसके बराबर है, ओ पी प्लस पी क्यू, ये आपके पास बराबर आ रहा है, इसको आपने इससे ज्वाइन कर दिया। हमारे पास यही उन्होंने डायग्राम लिया है लेकिन इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया है। स्ट्रेच करने के बाद क्या किया, इसका एक डायगोनल ड्रॉ किया, इसका एक यहाँ से डायगोनल ड्रॉ किया, एक डायगोनल ये ड्रॉ हो रहा है, एक डायगोनल ये ड्रॉ हो रहा है। अगर हम सिर्फ इस पार्ट को देखें, ए वेक्टर को बी वेक्टर में प्लस करते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे पास जो ये डायगोनल था असल में इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बन रहा था। तो इट मींस ए और बी को हम ऐड करें तो इस वेक्टर का क्या नाम आता है, ए प्लस बी। इसी तरीके से फिर उन्होंने क्या किया, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर को ऐड किया, बी प्लस सी। तो ये वाला जो रिजल्ट, ये वाला जो हमारे पास क्या था, ये वाला जो डायगोनल था उसकी जो है हमारे पास क्या आ गई, उसका सम आ गया कि ये वाला डायगोनल किसके बराबर होगा, बी प्लस सी के। ये लिखा हुआ है। फिर क्या हुआ कि आपने क्या किया कि जब आप बात कर रहे थे ऊपर, हमने अब क्या किया कि ओ पी प्लस पी आर, ओ पी प्लस पी आर, पी वार, ये वाला डिस्टेंस। आप एक मिनट, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास OP और PR, OP ये वाला डिस्टेंस और PR कौन सा, ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है आपके पास, A प्लस बी के बराबर है, और ये क्या है, A है। अब यहाँ देख लीजिए कि OP प्लस PR हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, OR के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसको हमने नाम दिया है वेक्टर D का। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसको किसके बराबर लिख रहे हैं, D के। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि OP जो है हमारा क्या है, A है, यहाँ हमने A लिख दिया है। और जो PR जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, B प्लस सी के बराबर है, तो हमने यहाँ लिख दिया। और ये हमारे पास किसके बराबर आया था, यहाँ से हमारे पास जो रिजल्टेंट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फॉर्म्ड हो रहा था वो ये फॉर्म्ड हो रहा था, वेक्टर डी के को। इसी तरीके से फिर हमने क्या किया, अब हमने ये साइड ली कि हमारे पास OQ प्लस QR, ये वाला डिस्टेंस OQ और कौन सा QR, ये भी किसके इक्वल आ रहा था, हमारे पास वेक्टर डी के इक्वल आ रहा था। यानी हमारे पास इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है कि आपके पास OQ क्या है, असल में O से Q का डिस्टेंस, O से Q तक का डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल है, A प्लस बी के इक्वल है। और ये लिखा हुआ A प्लस बी, और फिर QR किसके बराबर है, वेक्टर C के बराबर है। अब इन सबको सम किया तो ये भी किसके बराबर है, D के बराबर आ रहा है। अब देखो इनके दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो इसका मतलब है ये दोनों जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये भी यहाँ पर इक्वल आ जाएंगे। इट मीन्स हमारे पास एसोसिएटिव लॉ हमारे पास प्रूव हो गया इस तरीके से ये भी। अब यहाँ पर क्या किया है, अब यहाँ पर इन्होंने एक इक्वेशन दे दी है कि x1a प्लस y1b बराबर है इसके, यानी ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है। फिर ये कह रहे हैं कि a एंड b नॉन कोलिनियर है, ठीक है। यानी कोलिनियर पॉइंट्स आपके पास ऐसे होते हैं, या मैं कोऑपरेटर की बात करती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक ही लाइन पे अगर वो पॉइंट्स लाई करें तो वो कहलाता है आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा अब a और b आर नॉन कोलिनियर हैं, फिर वो कहते हैं तब आपके पास x1 x2 के इक्वल होगा, y1 y2 के इक्वल होगा। तो अब ये चीज हमें क्या करनी है, शो करनी है कि अगर आपके पास ये चीज है। अब आपने क्या किया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, हम इस चीज को उठा के पूरा इक्वल्स टू के इस साइड पे ले आए। अब इक्वल्स टू के इस साइड पे ले आए तो ये वाली पूरी चीज जब यहाँ आ गई तो ये वाली साइड इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमारे पास ये चीज और ये चीज, इसको हमने एक साथ लिखा और a को कॉमन ले लिया, ठीक है। हमने यहाँ जब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये वाली साइन भी क्या हो जाएगी, माइनस, और ये वाली साइन ऑलरेडी माइनस। फिर हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, इसको हमने एक साथ लिख के इनका जो है डिफरेंस लेके लिखा और b को कॉमन ले लिया। ये चीज पूरी किसके आ रही है, इक्वल 0 के इक्वल आ रही है। फिर क्या किया, हमने इस पूरी चीज को अलग लिखा, x1 माइनस x2, ठीक है, a इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये चीज भी 0, मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर इस तरीके से हो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास x1 x माइनस x2 a इज इक्वल्स टू 0 हो गया। इसी तरीके से आपके पास ये भी चीज जो है ना इसी तरह लिखी जाएगी, y1 माइनस y2
b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो a और b यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ जाएंगे, 0 से जब डिवाइड होंगे तो वो पूरी चीज क्या हो जाएगी, 0 जाएगी, तो ये चीज और ये चीज तो खत्म हो जाएगी। तो इट मींस x1 माइनस x2 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर होगा। इसी तरीके से y1 माइनस y2 भी 0 के इक्वल होगा। और x2 यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ आएगा तो 0 के साथ ऐड होगा, तो उस कंडीशन में मेरे पास सवाल आंसर क्या आएगा, हेंस मेरे पास ये चीज साबित हो जाएगी कि x1 x2 के इक्वल है और y1 y2 के इक्वल है। ठीक है, ये चीज यहाँ हो गई। ये बहुत आसान सी प्रॉब्लम थी, इस तरीके की प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दे सकती हूँ आप लोगों के मिड में। ठीक है, अब एक सवाल यहाँ पर आता है। अब प्रॉब्लम नंबर 20, मैंने सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स उठाए, सारे नहीं उठाए। फाइंड द पोजीशन वेक्टर, कुछ मैं आप लोगों को, ये जो सारे हैं ये सॉल्व्ड हैं, इसमें से कुछ आप खुद भी करेंगे। फाइंड द पोजीशन वेक्टर, वो कह रहा है पोजीशन वेक्टर फाइंड करें। फाइंड द पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2 फॉर द पॉइंट्स। हमारे पास उन्होंने 2 पॉइंट्स दे दी हैं P और Q, और वो कह रहा है आप जो है इन दोनों पॉइंट्स के लिए पोजीशन वेक्टर्स फाइंड करें। और जबकि ये क्या फॉर्म करे होंगे, ये कौन से ये जो दोनों पॉइंट्स किसके हैं, ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट वेक्टर IJK। हम यानी इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इसको यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में पूरा लिखेंगे, पूरा तक एक इक्वेशन बनाएंगे। अब वो कह रहा है डिटरमाइन ग्राफिकली एंड एनालिटिकली। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था ना कि हम ग्राफिकली और एनालिटिकली यानी कैलकुलेशंस के थ्रू भी और ग्राफ के थ्रू भी हम जो है असल में रिजल्टेंट फाइंड करेंगे इन दीज पोजीशन वेक्टर्स का। ठीक है, R1 आपके पास क्या है, यहाँ पर इन्होंने डायग्राम ड्रॉ ये की हुई। ठीक है, ये देखो ये ड्रॉ की हुई है इन्होंने। अगर मैं इसको कहूँ, ये दूसरे उसके लिए, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके थोड़ी सी दिखा देती हूँ, इतनी तेजी से ये मूव करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करूं, या इसके लिए R1 फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पोजीशन वेक्टर को लिख रही हूँ इसको खोल के, किस तरीके से हमारे पास कोई भी पोजीशन वेक्टर किस तरह लिखा जाता है, कोई भी पोजीशन वेक्टर हमारे पास किस तरह लिखा जाता है, R इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई, वाई जे, उसके यूनिट फैक्टर्स हमने साथ में लिखे हैं, उन कंपोनेंट्स के जो रेक्टेंगुलर यूनिट फैक्टर्स हैं वो हमने साथ में लिखे हैं। ये होता है x। अब हमारे पास क्या होगा कि हम इन वैल्यूज को, ये जो x और y z है ना, असल में ये इसकी वैल्यूज हैं। तो हमने क्या किया कि ये जो है x1, ये x2 है आपके पास, ये y1 है आपके पास, ये आपके पास z है, ये भी इस तरीके से x है, ये y है, ये z है। ठीक है, तो R1 को हम लिखेंगे तो वो ये हो जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 3k। इसी तरीके से जब मैं इसको लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली इसको बता रही हूँ आपको लिखे, आप चाहें तो इसको काट दीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये कोई इतनी खास चीज नहीं है। अगर मैं पूरा रेक्टेंगुलर ड्रॉ करूंगी तो मुझे पूरा इसको समझाना पड़ेगा, एक मैं ड्रॉ करके अगर आपको बता दूं ग्राफिकली किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल कि मैं जो हूँ, अगर मेरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मैंने ये ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस। ठीक है, मेरा जो है वेक्टर जो है, मेरा इनिशियल पॉइंट क्या है, ये है O। ठीक है, अब मेरे पास मेरा पोजीशन वेक्टर कहाँ है, P यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है मेरे पास, वेक्टर A, वेक्टर R1। ठीक है, अब मैं इसके कंपोनेंट में इसको लिखना चाह रही हूँ 2i प्लस 4j प्लस 3k। अब यहाँ पर ग्राफिकली तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ समझाया कि हमें 1 यूनिट के बराबर इसको तोड़ना पड़ेगा, इसी तरीके से हम इसमें जो है 1 2 3 करके इसको करेंगे। लेकिन अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो कुछ पार्ट इसका यहाँ होगा, कुछ पार्ट यहाँ होगा इसका, और कुछ पार्ट इसका यहाँ होगा। तो ये वाला पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास C होगा, O से C तक का डिस्टेंस आपके पास वो क्या कह रहा है, XI हो जाएगा। इसी तरीके से C से B तक का डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, C से B तक का डिस्टेंस आपके पास 4j हो जाएगा। इसी तरीके से B से P तक का डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, ये 3k हो जाएगा, ये 3k होगा जो कि z डायरेक्शन की है, और ये 4j होगा
इसी तरीके से ये आपके पास 2i हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन थ्रू मेजरमेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से R2 फॉर्म करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको बता दिया है कि रिजल्टेंट R1 एंड R2, जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ मैंने सिर्फ R1 को ड्रॉ करके दिखाया, लेकिन इस यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रिजल्टेंट R1 एंड R2 इज ऑब्टेन एज डायगोनल OR ऑफ अ पैरेललोग्राम। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मेरा R1 अगर इधर है, R2 यहाँ ड्रॉ होगा। अब यहाँ पर मैं अगर ये साइड ड्रॉ करूं तो ये अगर R1 है तो ये भी R2 होगा, ठीक है। ये P था, इधर ये Q हो जाएगा। और फिर यहाँ से भी इसका फॉर्म्ड हुआ है, ये R1, तो ये भी R1 है आपके पास, ये आपके पास R2 है। हमारे पास जो है, हमने क्या कहा कि हमारे पास हमारी बॉडी है, फॉर एग्जांपल यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, इस वक्त यहाँ थी, पॉइंट P तक पहुंची, फिर उसने मूव करना शुरू किया और वो पॉइंट Q तक पहुंच गई। पॉइंट Q तक पहुंची तो हमने उस पोजीशन वेक्टर को R2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब मुझे इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो मैं इसको एज अ पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाऊंगी, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर भी इसको ड्रॉ किया और यहाँ पर भी इसको ड्रॉ किया। ये R2 है तो ये भी R2 होगा। ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये R1 है ये वाली साइड, तो ये भी R1 हो जाएगी, ठीक है। इज गिवन बाय, यहाँ पर फिर क्या किया इन्होंने, इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या कर रहे थे, हमें क्या करना है, असल में रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम सही जो है प्लस कर लेंगे। प्लस करने का क्या तरीका है, i कंपोनेंट की वैल्यू को i कंपोनेंट में प्लस करेंगे, j कंपोनेंट की वैल्यू को j कंपोनेंट में, और k कंपोनेंट की वैल्यू को k कंपोनेंट में। 2i प्लस i कितना हो गया, 3i हो गया 4j में, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से 4, 5j में से 4j माइनस करेंगे तो आपके पास j आएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन जो होती हैं वो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और 5 जो कि बड़ा नंबर है, इसलिए माइनस का साइन यहाँ आएगा। ये दोनों सेम साइन है, 3 के और 2 के, तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 के, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला प्रॉब्लम बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे जैसा है, इसको आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। और ये वाला सवाल मैं समझा देती हूँ किस तरीके से सॉल्व हुआ है। यहाँ पर हमारे पास सवाल में गिवन दी हुई है, R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है और R3 दिया है, यानी 3 पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, और वो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ। अब हमें 3 पोजीशन वेक्टर्स दे दिए हैं और सवाल में दिया गया है पार्ट ए में आप R3 का जो है मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए, फिर इनका ये फाइंड कीजिए और फिर ये फाइंड कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें करना क्या है, यानी हमें क्या करना है, असल में इन तमाम वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये जिस तरीके से दिया हमें उसी तरीके से सॉल्व करना होगा। हमें ये वेक्टर नंबर R3 तो दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसका हम इस पे फॉर्मूला लगा देंगे। हम इसके i कंपोनेंट, y कंपोनेंट, j कंपोनेंट, यानी यहाँ पर जो हमें ये वैल्यूज दी हुई हैं, ये असल में -1 होगा, ये +2 है, ये +2 है, तो ये x है, ये y है और ये z है। और हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी अगर वेक्टर का, हमें यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि हम उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। हम इनको सबको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। अब हमने क्या किया, हमने इनकी वैल्यूज को पुट किया। यहाँ पर x की वैल्यू -1 थी, हमने उसका स्क्वायर किया, y की वैल्यू 2 थी, उसका स्क्वायर किया, z की वैल्यू भी 2 थी, उसका स्क्वायर किया, सॉल्व किया, स्क्वायर रूट लिया, इसका आंसर 3 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, इन तमाम वेक्टर्स को प्लस कर देंगे, ठीक है। 3i को, 2i को और i को, इन सबको प्लस किया, ये दोनों प्लस होंगे तो 5i बनता है। फिर 5i में से हमने जब i माइनस किया तो ये 4i आ जाता है। इसी तरीके से 2j और -4j और +2j। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ये और ये तो खत्म हो गया, डिफरेंट साइन है। 2j में से +2j निकाल दूंगी तो 0 हो जाएगा, बचा ये -4j, तो मैंने यहाँ का पूरा लिख दिया। और यहाँ क्या है, +k, -3k और यहाँ दिया +2k। पहले मैंने क्या किया कि मैंने इसको इसके साथ प्लस किया, फिर ये बन गया 3k, और फिर 3k में से इस 3k को माइनस किया तो मेरे पास आंसर आता है 0k। तो इट मीन्स ये चीज़ तो मेरे पास खत्म हो गई, इसकी कोई अहमियत नहीं है। मेरे पास आंसर में क्या आ रहा है, सिर्फ 4i - 4j। अब इसका मैं क्या करूंगी, इस पे यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, और ये मैंने अप्लाई किया है, ये देखो। अगर आप चाहो तो इसके साथ ये लिख भी सकते हो 0k, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर जब इस फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पर हम इसको 4 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर भी -4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ किया हुआ है,
यहाँ -4 का स्क्वायर करेंगे और k के साथ जो वैल्यू है वो के पूरा कंपोनेंट 0 हो रहा है तो हम इसको 0 का स्क्वायर करेंगे। सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो नंबर दिए है ना, हर नंबर को हर उसकी वैल्यू से पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद इन सबको जो क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जो भी प्लस माइनस जो भी सब कुछ हो रहा है वो करने के बाद हमारे पास ये वेक्टर आ गया। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ये क्या सवाल दिया, 2r1 - 3r2 - 5, यानी r1 r2 पहले 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर r2 जो है फिर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर r3 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इन सबको हमने 3 2 6i - 2 2 4j + 2k, इसी तरीके से ये भी मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 6i - प्लस, इन सबको सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, ये एक वेक्टर आ गया। इसके ऊपर हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया और फिर हमने क्या किया, इसका रिजल्टेंट फाइंड कर लिया। रिजल्टेंट फाइंड बिल्कुल एग्जैक्टली हमने पार्ट ए और पार्ट बी जैसे हमने किया सॉल्व बिल्कुल वैसे ही करना है और इसका हमारे पास ये आंसर आ गया। अच्छा, अब ये है हमारे पास एक ये भी है, इसमें क्या करना है इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, करेंगे आप लोग इसको खुद। हमारे पास r1 दिया हुआ है वेक्टर, r2 दिया हुआ है वेक्टर, r3 दिया हुआ है और वेक्टर r4 दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि आपको ये इन स्केलर्स वैल्यूज की इन स्केलर्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे भाई, अब क्या करें, इन्होंने हमें r4 दे दिया है, r4 किसके बराबर है, ar1 + br2 + cr3। अब वो कहता है कि आपके पास जो है r4 किसके बराबर है, इन सब के बराबर है। तो पहले r4 की वैल्यू लिख ली, फिर a लिखा, a के साथ r1 था, r1 की वैल्यू उतार दी, पूरा वेक्टर उतार दिया, प्लस b, फिर r2 था यहाँ मौजूद तो वेक्टर r2 की ये वैल्यू पूरी यहाँ उतार दी, फिर c था, फिर इसके साथ r3 था तो यहाँ वेक्टर r3 की वैल्यू उतार दी। फिर क्या किया, इन सबको जो है हमने पहले तो इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है, यहाँ पर जो है ना इन्होंने सब कुछ डायरेक्टली लिख दिया है। पहले हम क्या करेंगे कि इस a को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसी तरीके को b से इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और c को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करवा देंगे उसके बाद क्या करेंगे कि हमारे पास जो i कंपोनेंट वाले वो टर्म्स होंगी हम उनको एक साथ लिख लेंगे और i को कॉमन ले लेंगे। जब i को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में ये आ जाएगा। इसी तरीके से j और k के साथ भी हम यही करेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि हम ये कह रहे हैं सवाल में कि आई जे के जो कि क्या होते हैं, नॉन कोप्लेनर होते हैं, यानी हमारे पास नॉन कोप्लेनर और कोलिनियर चीज एक ही होती है कि ये लोग एक लाइन पे ये यूनिट वेक्टर्स लाइनिंग कर रहे होते हैं, ये अलग अलग जो है लाइन पर मौजूद होते हैं। तो सिंस वी हैव हमारे पास 2ab - 3, अगर हम इस साइड को और इस साइड को अगर हम कंपेयर करें तो ये वाला पार्ट एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, ये मैंने लिख दिया। और ये वाला पार्ट हमारे पास एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, 2j के बराबर होगा। एग्जैक्टली इसी तरह ये वाला पार्ट हमारे पास किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ से सॉल्व आउट करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व किया, हम क्या करेंगे इक्वेशंस को मैथमेटिक्स के थ्रू साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अगर देखिए आप ये वाली इक्वेशन कंसिडर कीजिए या ये वाली इक्वेशन कंसिडर कीजिए, अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन को कंसिडर करती हूँ तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा दूंगी। इन इक्वेशंस को ऐड करवाऊंगी तो मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी, मैं क्या करूंगी उसको उठा के मैं यहाँ पुट करवाऊंगी। यानी साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करूंगी तो मेरे पास a की वैल्यू भी निकल कर आएगी, b की वैल्यू भी निकल कर आएगी, c की वैल्यू। यहाँ पर मैंने इसको जो है डायरेक्टली यहाँ पर इन्होंने सॉल्व कर दिया। अब आपका होमवर्क ये है कि आप जो है इसको सॉल्व कीजिएगा और a, b और c की वैल्यू जरा खुद निकालिएगा। ठीक है, और आपके पास जो है ये वैल्यूज बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ये आनी चाहिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि आप इसको इन तीनों इक्वेशंस को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए और a, b और c की वैल्यू निकालिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि वेक्टर r4 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये कह रहा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है r1, r2 एंड r3 के, यानी दूसरे हम लफ्जों में ये कह सकते हैं कि r1, r2, r3 कंस्टिट्यूट अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, यानी ये ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि 3 वेक्टर्स, ये ऑन द अदर हैंड एनी 3 of these vectors are linearly independent, यानी r1, r2 और r3 जो है r4 पे तो डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन ये वेक्टर तीनों वेक्टर इटसेल्फ एक दूसरे के क्या है,
इंडिपेंडेंट है। फिर यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड किया है जो कि किसके है, असल में वो वेक्टर जो है पैरेलल है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स के। यानी हमें सवाल में दो वेक्टर्स दे दिए हैं और वो कह रहा है कि इन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर है, तो हमारा जो यूनिट वेक्टर है वो इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। अब देखते हैं क्या किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया, R1 और R2 को जब सम करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा कैपिटल R। तो वो आपने कैलकुलेट कर लिया सम करके, तो आपके पास ये आ गया। अब क्या किया उसने, अब वो कह रहा है कि आपके पास आपने R का फिर मैग्नीट्यूड फाइंड किया। ठीक है, R का मैग्नीट्यूड फाइंड किया। अब सवाल में उसने क्या कहा था, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। यानी आप वो यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए जो कि पैरेलल है किसके, इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट के। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, अब हम इस वेक्टर का इसी वेक्टर का हम क्या फाइंड करेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। इसी वेक्टर का, जिस वेक्टर का हमने रिजल्टेंट निकाला है ना, जिन दो वेक्टर्स का हमने रिजल्टेंट निकाला है, फिर आर और उसका फिर मैग्नीट्यूड फाइंड किया है। अब उसी जो है वेक्टर को और उसके जो है मैग्नीट्यूड को यूज करते हुए हम इसका क्या फाइंड करेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि हम उसी वेक्टर को क्या कर रहे थे, अगर हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं तो हम वेक्टर को डिवाइड करवा देते हैं इटसेल्फ उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से, सॉरी मैग्नीट्यूड से। तो हमने यही किया है कि इसका जो यूनिट वेक्टर है जो कि पैरेलल है आर के, इस पे क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है, उस वेक्टर को जो कि हमारे पास आया रिजल्टेंट वेक्टर, इसको हमने डिवाइड करवा दिया है उसी वेक्टर के रिजल्टेंट, सॉरी किससे, मैग्नीट्यूड से। तो इसको हम तोड़ के भी लिख सकते हैं इस तरीके से, इस तरह भी आप छोड़ सकते हैं और इस तरह भी आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, यूनिट वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है। अब हमने क्या किया, ये जो आपके पास ये यूनिट वेक्टर आया था, हमें ये फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, हमने उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया और जब हमने मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व किया तो वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास कोई भी वेक्टर हो, वो यूनिट वेक्टर उस सूरत में होता है जब उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। अब ये एक प्रॉब्लम है, ये आप लोगों ने खुद करनी है, बहुत आसान सी है। इक्वेशन हमें दी हुई है और पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस इक्वेशन में पुट करने हैं और इसका आंसर निकालना है। और ये यहाँ मेरे पास खत्म हो रहा है ये चीज़, और इस तरह ये चैप्टर 1 हमारा ख़त्म होता है। चैप्टर 2 मैं आप लोगों का इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगी। अच्छा, मैं ना आप लोगों के इस वीक 2 ट्यूटोरियल्स मैं लेना चाह रही हूँ। अभी जुम्मे का अभी कुछ नहीं पता कि ऑफ है कि नहीं, क्योंकि अभी टीचर्स में डिस्कशन चल रहा है कि क्या सिचुएशन है। अच्छा, अब मैं आप लोगों से क्विज से रिलेटेड बात कर लेती हूँ कि क्विज से रिलेटेड अब क्या होगा हमारे पास। एक मिनट, से रिलेटेड अब हमारे पास क्या होगा, क्विज में जो है मैं आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को स्केलर वेक्टर से पहले का जितना पढ़ाया है ना, वो आपका क्विज में आएगा। ठीक है, और क्विज जो है आपका एमसीक्यूज बेस्ड होगा और कॉन्सेप्शनल सवाल होंगे, छोटी छोटी डेफिनेशंस भी हो सकती हैं, फॉर्मूले भी हो सकते हैं कि जैसे कि फाई है, मैंने आपको कोई स्टेटमेंट दे दिया कि ये इसके इक्वल है, या मैंने आपको कोई फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, तो आप जो है जो मैंने डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल्स आपको मैंने करवाए हैं, अगर न्यूमेरिकल्स हुए भी तो उसके जस्ट आसान होंगे। और आधे घंटे का आपका जो है ये होगा, क्या कहते हैं, क्विज होगा, जो कि मैं आप लोगों का, अच्छा अब डेट क्या है क्विज की आपकी डेट है इंशाल्लाह मैं सैटरडे को लूँगी आप लोगों का क्विज, जिस दिन आपकी रेगुलर क्लास है। ठीक है, उसमें आधे घंटे का हम जो है क्विज अरेंज कर लेंगे। ग्रुप 4 के स्टूडेंट्स हैं। हमारा 26 दिसंबर को हमारा क्विज होगा। आप लोगों की क्लास टाइमिंग 2:30 से 4:30 है। ठीक है, तो उसमें हम आधे घंटे का क्विज रखेंगे। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि स्केलर वेक्टर से पहले हमने जितना कुछ पढ़ा है, यानी हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट किया था टिल कैपेसिटर तक, हमारे पास किस में आएगा, हमारे क्विज में आएगा, और उसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, मैं उसमें कुछ थोड़ा सा छोटा सा न्यूमेरिकल भी उठा के दे सकती हूँ, लेकिन वो न्यूमेरिकल कोई ऐसा मुश्किल नहीं होगा, बहुत ही इजी होगा। वैसे मुश्किल है कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स उसमें दूं, क्योंकि आसान नहीं होता, लेकिन ये कि मैं कॉन्सेप्शनल सवाल दूंगी।
ठीक है। तो आप लोग उसकी छोटी छोटी डेफिनेशन को भी देखिएगा, हर पॉइंट से उसको पढ़िएगा जो मैंने चीज़ें समझाई हैं आपको। दूसरी चीज़ आपके पास जो है उसमें जो मैंने आप लोगों को डेरिवेशंस कराई हैं उसके हर स्टेप्स को गौर से देखिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं वहाँ पर उस कोई भी स्टेप उठाकर भी दे सकती हूँ कि ये है तो ये किसके इक्वल होगा, तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग की तरफ से कोई सवाल है तो बता दीजिए, मजीद मैं अनाउंसमेंट ग्रुप में भी कर दूंगी। नो मैम। और ये स्टूडेंट्स इतने अपडेट हो सबमिट गए। कहाँ होगा? वीएलई पे? जी जी जी, इंशाल्लाह वहीं होगा, इंशाल्लाह वहीं होगा। जो भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगी क्योंकि हमारी उस दिन रेगुलर क्लास भी है, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और कल हमारी जो मैम है हम ऑलरेडी जिनके मेकअप। सेशन जी क्लियर होंगे उनको भी देना पड़ेगा मैम, क्विज वगैरह जिनके सेशनल क्लियर होंगे। जी 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 जी, आप लोगों को भी देना पड़ेगा, की नहीं देंगे? चाहे वो 2019 के स्टूडेंट हो या 2020 के। 2020 के स्टूडेंट तो फ्रेशर्स हैं, लेकिन जो 2019 के भी स्टूडेंट हैं उनको भी देना पड़ेगा। ये कि मैं एक दफ़ा कंफर्म भी कर लूँगी, लेकिन वैसे आपको देना है, ठीक है। ओके तो मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। बाकी अनाउंसमेंट जो भी है मैं एक दफ़ा और ग्रुप में भी कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़। असद सब मैं यहाँ से असद की जो है वो भी कहाँ डाउनलोड कर लेती हूँ, आप सबकी अटेंडेंस। अच्छा, आप लोगों का जो है सिर्फ एक ही ट्यूटोरियल क्लास इस वीक पॉसिबल थी। अगर फ्राइडे को अगर ट्यूटोरियल क्लास अगर अगर जैसे कि अगर टीचर्स डॉक्टर शकील अगर रख देते हैं तो मैं हो सकता है उस दिन ट्यूटोरियल क्लास एक रख लूँ, अदरवाइज फिर मैं नहीं रखूँगी, ठीक है। बस ये कल की आपकी जो है मेकअप क्लास शेड्यूल है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्विज में कहाँ से कहाँ तक आएगा। स्केलर एंड वेक्टर से पहले का जितना कुछ है वो सब कुछ ऐड है। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस डाउनलोड कर लें। पास डाउनलोड हो रही है अटेंडेंस। मैम अटेंडेंस डाउनलोड हो गई तो लीव कर दें? एक मिनट में चेक भी कर लेती हूँ। मैम मेरी देख लेना, मेरी डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा कनेक्ट किया अभी। कोई बात नहीं है, आपकी प्रेजेंस जरूरी है। मैम वो यूनिवर्सिटी के एडमिन में रोला डाल देते हैं, वो कहते हैं शॉर्ट हो गए हो, तुमने क्लासेस नहीं ली, तुम्हारी अटेंडेंस नहीं, हालांकि ली होती है हमने। अच्छा, फिर 3500 ऐसे जाया हो जाएंगे मैम। नहीं जाया होंगे, ये मेरा काम है। असल में एक दफा में सही तरीके से ये होती ही नहीं है ना डाउनलोड। मेरे ख्याल से ये इतनी ही है। मैम लीव कर दें? जी हाँ, आप लीव ले सकते हैं क्योंकि सबका टाइम यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है, ठीक है। देखो जिसने भी ज्वाइन किया है ना उन सबका नाम इसमें होगा, लीविंग का हो ना हो ज्वाइनिंग का सबका होगा, और ज्वाइनिंग का अगर मौजूद है तो इट मीन्स आपकी अटेंडेंस काउंटेड है, ठीक है। और तकरीबन मेरे पास स्टूडेंट जो है वो 40 प्लस थे, 40 तक तो थे, तो सबकी अटेंडेंस तकरीबन यहाँ मौजूद ही होगी। ओके मिस, अल्लाह हाफिज़। बस अब आप मैं नाम क्या? काउंट कर लेती हूँ। कामरान, अब असदुल्ला, सैयद अदनान, हरमैन, अब्दुल अहद, जैन अली शाह, हसीब अहमद, अगर किसी का नाम स्किप हो जाए तो बता दीजिएगा, इब्तिहाज, मोहम्मद मुबश्शिर, गुलाम कादिर, नबील असगर, राबेल, बिलावल, अरीबा उरूज, राशिद सिकंदर, अब्दुल वहाब, जुबैर अली, मोहम्मद उसैद, नूरुल ऐन, अली बख्श, दीपक, नवीद जुल्फ़िकार, मोहम्मद फैज़ान, मुनीबुद्दीन, मोहम्मद मैसम अली और अब्दुल रहीम, मोहम्मद फैज़ान जो कि ज्वाइन किया अभी तक हैं, अब्दुल्ला, अब्दुल अब्दुल
सलाम, मोहम्मद हम्माद, एहसन अब्बास, सद्दाम हुसैन, अब्दुल्ला, और फिर सलाम इसहाक, सलमान इसहाक, सैयद तमर हैदर और अल्लाह यार, अहमद रज़ा, आफ्ताब अहमद, हसन अली सोमरू, अहमद ताज, मोहम्मद अली, मोहम्मद अकील और तलाल अहमद। ठीक है, कोई मैम ऐसा तो मोहम्मद नहीं है? इब्रार तो है मैम क्लास में। कौन सा? मोहम्मद इब्रार। मोहम्मद अबरार, इसमें मैंने जो नाम लिए हैं वो मोहम्मद अबरार मौजूद है यहाँ? मैम 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 कामरान अहमद का लेकिन नाम इसमें हमारा नाम नहीं आया मैम। नाम इस लिस्ट में है ही नहीं। आ गया, मैं वो लीव कर दें? एक मिनट, एक मिनट। मैम लेकिन है ना मैम। मैम मेरा नाम आया कामरान अहमद। कामरान का मैं नाम ले चुकी हूँ, मैं अभी लिस्ट भी देख लेती हूँ क्योंकि मैंने जो नाम लिए हैं मुझे देखकर पता चला जाएगा। हसन अली सोमरू भी था, इब्तिहाज, कामरान, मोहम्मद अली, मोहम्मद अकील, मोहम्मद फैज़ान, फैज़ान अहमद, मोहम्मद अबरार। तुम्हारा नाम शो नहीं हो रहा। मैं दोबारा, तुमने अभी का ये लिया है। असद, मैम हम इसने कब, तकरीबन असद इब्रार कब आया 6:40 था? तक ज्वाइन किया था मैम। इब्रार कब आया था? मैम 6:40 तक तकरीबन लेट हो गए थे क्योंकि इंटीरियर में मैम हमारे पास लाइट नहीं थी ना, तो नेट का इशू था। मेरे पास तुम्हारा लिस्ट में पता नहीं नाम आया कि नहीं आया। मेरे ख्याल से तो शायद नहीं आया है, आना तो चाहिए वैसे। दोबारा डाउनलोड कर लें अटेंडेंस। हाँ तो जाहिर है करनी पड़ती है, मैं कई जो है वो डाउनलोड करती हूँ। मैं देख लेती हूँ इब्रार का नाम। मैम अब हम लीव कर दें? बाकी लोग जिनका नाम मैं ले चुकी हूँ वो लीव कर सकते हैं। इब्तिहाज, मुबश्शिर, राबील, इब्रार रुक जाए, इब्रार रुक जाए, मोहम्मद नूरुल्लाह, अली बख्श, नवीद, मोहम्मद फैज़ान, मुनीबुद्दीन, मोहम्मद मैसम, मोहम्मद फैज़ान, मोहम्मद हम्माद, एहसन, सद्दाम, अब्दुल्ला, सलमान इसहाक, सैयद तमर, अला यार, हसन अली सोमरू। इब्रार का है, इब्रार का ज्वाइनिंग का है। हाँ इब्रार है, 7 बजे आपने मुझे ज्वाइन किया, ठीक है, आपका नाम है। ठीक है, ओके मैम ओके। मैम एक बार हमने लीव करके दोबारा ज्वाइन किया था क्योंकि नेट बंद हो गया था, इसलिए 7 बजे की ज्वाइनिंग बता रहा होगा मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप मौजूद हैं क्लास में, इतना क्योंकि आप लोग का क्लास अटेम्प्ट करना ज़रूरी है क्योंकि वो अटेंडेंस मैं आगे फॉरवर्ड करूँगी। अगर कोई क्लास बिल्कुल भी नहीं लगता तो वो एब्सेंट काउंट होता है। ठीक है, ओके आप मैम ओके। मैम आप लीव कर सकते हैं। मैम जी टोटल आप, क्लास की अटेंडेंस का कब बताएंगे आप? मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है मेरे ख्याल से ड्यूरिंग मिड टर्म क्लासेस इन्होंने नहीं रखी हैं, तो मैं नेक्स्ट वीक मैं पूरा अरेंज कर दूंगी क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें अपडेट करनी है। आप लोगों की अटेंडेंस के अलावा मुझे अपना भी काम जो है इसी का करना है, मुझे आगे आप लोगों की फॉरवर्ड करनी है, तो वो सारा चीज़ मुझे करना है और वीएलई पे भी कुछ चीज़ें अपडेट करनी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक सब कर दूंगी। और इसी वीक में आप लोगों को जो है असाइनमेंट नंबर 1 भी दे दूंगी और फिर एक उसकी डेडलाइन फिक्स कर दूंगी। फिर असाइनमेंट नंबर 2 भी आप लोग का इंशाल्लाह फिर आप लोगों को मिड टर्म से पहले, जिस दिन आपको पेपर होगा उससे पहले मैं आपको दे दूंगी, लेकिन उसकी डेट बाद में बता दूंगी। ठीक है, अभी मिड असाइनमेंट टर्म नंबर के 1 बाद आप लोगों को डेट दिया रखेगा जाएगा। मैम। हाँ ठीक है, उसके लिए मैं डेट बता दूंगी। ठीक है, अभी आपका क्विज जो है 26 को है और क्लास के दौरान होगा, और स्केलर एंड वेक्टर से पहले जितना कैपेसिटर्स तक हमारा आया है वो सब आएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके मैम। अब आप लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज मैम।
ऐसे तो अब आप जा सकते हो। बस डाउनलोड हुई।